नमस्कार फ्रेंड, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लूसेंट वर्ल्ड। तो कल जो टॉपिक हुआ था वो था विस्कोसिटी यानी श्यानता के बारे में हम लोग कल पढ़े थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बर्नौली प्रमेय यानी बर्नौली का जो सिद्धांत होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके दैनिक जीवन में हमारे क्या उपयोग है, इसके लाभ और हानि क्या है, ये होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे आज। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है बर्नौली प्रमेय। बर्नौलियस थ्योरम, हिंदी में इसे हम बर्नौली प्रमेय बोल सकते हैं। तो बर्नौली प्रमेय होता क्या है, इसके बारे में हम पहले डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद इसे हम परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो इसका जो डिफिनेशन होता है इस टाइप के हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक नली धारा रखिए जो कि इसमें क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है द्रव। पहले बना लेते हैं। इसमें क्या होता है कि एक की ओर बड़ा मुंह रहना चाहिए, जबकि एक की ओर क्या होता है, एक और छोटा मुंह होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे बड़ा है और ये यहाँ पे छोटा है। तो इसमें क्या होता है, एक आदर्श तरल, ठीक है, इसमें लिक्विड का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक धारा देखिए प्रवाह हो रही है। तो जो प्रवाह होता है, तो प्रवाह के दौरान क्या होता है, इसके एकांक जो आयतन होते हैं, मान लीजिए एकांक आयतन का मतलब हुआ कि इतना बड़ा ये मान लीजिए पूरा क्षेत्रफल है। तो एकांक आयतन का मतलब क्या होता है, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे या यानी कोई भी एक जगह। ठीक है, तो क्या होता है कि इसके आयतन की एकांक जो होता है, एकांक आयतन होता है, एकांक आयतन के अंतर्गत जो बल लगती है यानी ऊर्जा लगती है, टोटल जो ऊर्जा लगती है, इसमें क्या क्या ऊर्जा लगती है, देखिए कौन कौन ऊर्जा लगती है। इसमें क्या होता है, यहाँ से जा रहे थे प्रेशर द्वारा, इसके बाद यहाँ से जब ये जा रहे थे इसमें क्या है, गतिज है, और एक कहीं पे जाके अगर रुकती है तो उसमें क्या आ देती है, स्थितिज ऊर्जा आ देती है। तो इसमें तीनों रहता है, दाब रहता है, उसके बाद गतिज ऊर्जा रहता है और उसके बाद स्थितिज ऊर्जा रहता है। तो एकांक आयतन पे जो ऊर्जा लगती है उसका जो मान होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। अगर मान लीजिए प्रेशर कम रहा तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो उसका मान बढ़ा देने पर वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो नियत जो रहता है वो कौन कौन रहता है, दाब, और दूसरा हो गया गतिज ऊर्जा, और तीसरा हो गया स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यानी किसी भी एक नली में, ठीक है, किसी भी एक नली में अगर एक आदर्श तरल को प्रवाहित किया जाए तो उसमें क्या होता है कि प्रवाहित होने के क्रम में उसके आयतन जो होते हैं, इस नली का जो आयतन होता है तो उसके आयतन पे एकांक जो बल लगता है यानी ऊर्जा लगता है। तो उस ऊर्जा के अंतर्गत जो मान होता है, दाब, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन तीनों का जो योग होता है, यानी इन तीनों का जो योग होता है वो क्या होता है, नियत रहता है, कभी भी कम या अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग इसे समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई मीनार है, ठीक है, यहाँ से कोई वस्तु को हम नीचे की ओर गिरा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर से एक कोई वस्तु है, उसको हम यहाँ पर से गिरा रहे हैं। तो कोई भी वस्तु को जितना ज़्यादा ऊंचाई पर रखते हैं उसमें क्या होता है कि स्थितिज जो ऊर्जा होती है mgh स्थितिज ऊर्जा ये होती है। जितना अगर ज़्यादा ऊंचाई पर रहेगी स्थितिज ऊर्जा उतना ही अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद गतिज ऊर्जा में क्या होती है कि गतिज ऊर्जा जितना पृथ्वी के निकट आएगी, यानी उसमें क्या होता है, ग्रेविटी जो होती है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है वो पृथ्वी के अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि अगर यहाँ से कोई वस्तु गिराई जाए तो यहाँ पे जो अगर खड़ा है यानी यहाँ पे वस्तु स्थिर है तो इसमें क्या होता है कि mgh जो होती है यानी स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो सर्वाधिक रहती है। ठीक है, यानी इसका मान बहुत ज़्यादा रहता है। वही क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आती है, पृथ्वी की ओर आती है, तो स्थितिज ऊर्जा का मान होता है क्या होता है, और कम हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि यहाँ से जैसे गिरता है तो उसमें क्या आ जाता है, उस वस्तु में क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे है, इस यहाँ पे क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, इसे mgh में हम सूचित करते हैं। ठीक है,
पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से क्या होती है, कम होती है। तो जैसे जैसे ये इधर आती है तो इसमें क्या आती है, गतिज ऊर्जा बढ़ते जाती है। मान लिया जाए कि इसका मान यहाँ से 100 है, ठीक है, और जैसे यहाँ से गिरती है तो इसका मान क्या हो जाता है, 50 हो जाता है, मान लीजिए आधा हो जाता है। उसके बाद जब यहाँ से इसको जब गिराते हैं तो इसका भी मान अगर 50 आ जाता है, दोनों का इक्वल कितना हो गया, यानी इक्वल हो गया, ऐसा हो गया। तो इससे हमें क्या प्रूफ होता है कि ये तीनों जो होती है, दाब, गतिज और स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो नियत रहती है। मान लीजिए स्थितिज ऊर्जा होती है, मान लीजिए इसका मान घट गया, ठीक है, मान लीजिए ये तीनों को मिला के 100% है, ठीक है, तो इसका मान लीजिए कि परसेंटेज अगर घट गया, मान लीजिए 20% घट गया, तो ये दोनों में से कोई में से या तो दाब या तो गतिज या फिर दोनों मिल के इस 20% को इक्वल कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, तीनों को मान 100% होना ही चाहिए। तो बर्नौली प्रमेय में ये बताया गया था, ठीक है। अब हम इसे परिभाषित कर देंगे, ठीक है, इससे हम परिभाषित करते हैं। तो परिभाषित इस तरह से हम कर सकते हैं कि एक आदर्श तरल को जब एक नली में, ठीक है, धारा रेखीय प्रवाह की ओर बढ़ाया जाता है। एक आदर्श तरल को एक नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहाया जाता है, ठीक है, बहाया जाए तो उसके आयतन पर के कुल ऊर्जा, आयतन की कुल ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पे तीनों है, दाब है, गतिज और स्थितिज, आयतन की कुल ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, नियत रहती है, यानी घट बढ़ नहीं सकती है, या तो घट भी नहीं सकती है, नियत रहती है। तो देखिए ये हो गया इसका डिफिनेशन, यानी इसे हम परिभाषित कर दिए, आसान शब्दों में परिभाषित। अगर कोई भी चीज़ है, अगर हम उसका डायग्राम समझ जाते हैं, चाहे वो मैथ का हो या फिजिक्स में जो, अगर डायग्राम समझ जाते हैं तो उसे हम आसानी से किसी वस्तु को याद कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका नली के माध्यम से हम इसको बताए थे कि किसी भी एक आदर्श तरल को, यानी तरल यानी लिक्विड यानी द्रव, इसे हम द्रव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी आदर्श द्रव को एक नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहाया जाए तो उसके आयतन की जो एकांक आयतन होती है, एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत रहती है। तो एकांक आयतन के अंतर्गत जो कुल ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, प्रेशर होती है, उसके बाद गतिज ऊर्जा होती है, और उसके बाद क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो mgh, यानी ये तीनों का जो मान होता है वो क्या होता है, बराबर रहती है, कभी घट बढ़, कोई भी स्थिति में घट बढ़ नहीं सकती है। तो ये था बर्नौली का प्रमेय, ठीक है। इसे देखिए हम इस तरह से नियतांक बराबर इसे इस तरह से लिख सकते हैं, यानी नियतांक बराबर क्या लिख सकते हैं इसे, प्रेशर। तो प्रेशर के लिए यहाँ पे P लिख सकते हैं, इसके देखिए सूत्र बन जाएगा P। उसके बाद क्या होता है, गतिज ऊर्जा, तो हाफ mv², ठीक है। तो हाफ m तो मास हो गया, ठीक है, मास दोनों में इक्वल है, यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी, हाफ P, उसके बाद v², ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, mgh, तो m तो मास हो गया, gh, ये देखिए यहाँ से इसका सूत्र बन गया, ठीक है। क्योंकि इसका जो तीनों का मान होता है वो क्या होता है, नियतांक बराबर हमें P हाफ mv² mgh जो होता है, ये तीनों का जो योग होता है वो क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, घटना बढ़ना नहीं चाहिए। इस परिभाषा से हमें क्या मतलब कि साबित हो रहा है कि देखिए इसमें क्या होता है कि एकांक आयतन की कुल ऊर्जा जो होती है क्या रहती है, नियत रहती है। यानी क्या होती है कि ऊर्जा अगर बढ़ रही है तो कहीं पे घट रही है, अगर कहीं पे घट रही है तो बढ़ रही थी, यानी क्या कर रही है, ऊर्जा को अपने समा रहे हो, यानी 100% है, 100% जो है तो 100% का 100% ही करता है, ठीक है। तो इसमें हमें ये इससे निकल रहा है कि यह जो नियम है वो किस पे नियम पे डिपेंडेंट है, तो यह जो नियम है ना ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है,
या जो क्या है ऊर्जा संरक्षण। यह जो होता है बर्नौली का जो प्रमेय है ये क्या होता है कि ऊर्जा संरक्षण पे ये आधारित होता है। अब देखिए कैसे, चूंकि यहाँ पे क्या हुआ कि एकांक आयतन की जो कुल ऊर्जा होती है वो नियत रहती है, तो नियत रह रही है तो इसमें ऊर्जा का ह्रास हो ही नहीं रहा, यानी ऊर्जा का ना तो घट रहा और ना ही क्या हो रहा बढ़ रहा है। ऊर्जा संरक्षण पे इसलिए आधारित है कि क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर दाब को बढ़ाया जाए, एग्जाम्पल के रूप में बताए थे मीनार के बारे में, तो मीनार से कोई वस्तु जब गिराई जाती है तो गिरने के क्रम में क्या होता है कि उसकी स्थिति जो ऊर्जा जो होती है घट जाती है। अगर माने जाए कोई मीनार है यहाँ पे, ठीक है ना, तो मीनार पे जब यहाँ पर कोई वस्तु ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका जो स्थिति ऊर्जा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे यहाँ से नीचे आती है, इसको जब यहाँ से फेंका जाता है या गिराया जाता है नीचे की ओर, तो इसमें क्या होता है स्थिति ऊर्जा घट जाती है, और जबकि क्या होती है गतिज ऊर्जा जो होती है क्या होती है बढ़ जाती है, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी घट जाएगी। जब तो ये घट रही है या ये बढ़ रही है तो दोनों मान क्या हो गया इक्वल हो गया, क्योंकि ऊर्जा का हानि हुआ है ही नहीं, संरक्षण हो गया। तो इसे हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि यह एक ऊर्जा संरक्षण पे आधारित नियम है। ठीक है, तो ये था बर्नौली प्रमेय का नियम। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो हुआ था शुरुआत में डेनियल बर्नौली, जो बर्नौली सर थे यानी डेनियल बर्नौली जो थे, उन्होंने कुछ अलग तरह के नियम दिए थे, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे अपडेट करते करते कुछ अच्छा से, क्योंकि आने वाले जो भविष्य में जो आगे के वैज्ञानिक थे उन्होंने थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके कुछ अपडेट कर दिया था। लेकिन बर्नौली जो द्वारा जब पहली बार जब इसके बारे में बताया गया था तो उन्होंने ये बताया था कि किसी वस्तु का अगर वेग बढ़ा दिया जाए तो उसका जो प्रेशर होता है वो क्या होता है घट जाता है। तब बर्नौली सर द्वारा उसमें सिर्फ इतना ही बताया गया था कि किसी वस्तु का वेग अगर बढ़ा दिया जाए तो उसका जो होता है प्रेशर जो होता है दाब जो होता है वो क्या होता है घट जाता है। तो हम देखें यहाँ पे लिख देते हैं, इनके अनुसार यह बताया गया था कि किसी वस्तु का वेग यानी किसी वस्तु का वेग यदि बढ़ा दिया जाए तो उसका जो दाब होता है, ठीक है, दाब होता है वो क्या होता है घट जाता है। मेन जो है ये क्या है, मेन जो सिद्धांत यानी बर्नौली प्रमेय यानी डेनियल बर्नौली द्वारा जो बताया गया था इसके बारे में, बर्नौली सिद्धांत के बारे में यानी बर्नौली प्रमेय के बारे में, तो सिर्फ इतना ही बताया गया था। लेकिन अब क्या हो गया कि धीरे धीरे अब थोड़ा थोड़ा अपडेट करते करते आगे कुछ जो पहले बताया था उस टाइप का कर दिया। लेकिन उन्होंने जब पहली बार इसको परिभाषित किए थे जो इस प्रकार है, यहाँ पे लिख दिए हैं कि किसी वस्तु का वेग यदि बढ़ा दिया जाए तो उसका जो होता है दाब क्या होता है घट जाता है। तो हमको सिर्फ ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किसी वस्तु का वेग यदि बढ़ा दिया जाए तो उसका दाब क्या होता है घट जाता है। ठीक है ना, तो जैसे क्या होता है कि यहाँ इसका फॉर्मूला इस टाइप के हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर किसी वस्तु का वेग बढ़ा देना, तब वेग यानी गति हो गया। तो मान लीजिए किसी वस्तु का जो होता है स्पीड, ठीक है, स्पीड को बढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है कि उसका जो होता है प्रेशर यानी दाब जो होता है क्या होता है तो घट जाता है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं प्रेशर, या इसे हम शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह सब जगह अप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ साफ बताया गया था कि किसी वस्तु का वेग यदि बढ़ा दिया जाए तो उसका दाब होता है घट जाता है। तो देखिए यहाँ पे स्पीड बढ़ा दिए तो उसका दाब क्या हो रहा है घट रहा है, ऊपर गया यहाँ पे एक तो क्या हो गया घट रहा है, यानी व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा हो गया यानी घट रहा है। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल के रूप में पढ़ेंगे कि ये सही है या गलत है। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए एक बाइक है या बस कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, बाइक या बस,
तो आप देखते होंगे कि जब स्टार्टिंग में जब बाइक को हम लोग चलाते हैं तो क्या होता है कि हमें उसमें लगता है कि बहुत भारी टाइप का लग रहा है, लेकिन जैसे क्या होता है वो स्पीड में यानी 40-50 का स्पीड ज़्यादा, तो ऐसा हम लोगों को महसूस होता है कि लगता है इसमें वजन ही नहीं, एकदम बहुत हल्का सा लगता है। जितना ज़्यादा स्पीड करेगा उसका वजन उतना ही लगेगा कि नहीं कम है। तो होता क्यों है, देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हम बाइक चला रहे हैं, ठीक है। तो बाइक चला रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि बाइक स्टार्टिंग में क्या है, इसका वेग जैसे जैसे बढ़ रहा है, यानी यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है किसी वस्तु का वेग अगर बढ़ा दिया तो स्टार्टिंग में कोई भी वस्तु रहता है तो डायरेक्ट थोड़ा ना स्पीड में जाता है, वो तो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा। एक बार तो थोड़ी एकदम 0 से डायरेक्ट 90 हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आगे लगातार बढ़ते जाता है। तो जब स्टार्टिंग में हम लोग बाइक चलाते हैं तो हमें लगता है कि बाइक बहुत ही वजनदार है यानी भारी है, लेकिन जैसे 40-50 के ऊपर जाते हैं स्पीड में तो क्या होता है, उसे लगता है कि हम बहुत ही हल्के में यानी बहुत हल्का बाइक है, ऐसा महसूस होता है। तो इसलिए होता है क्योंकि किसी वस्तु का वेग अगर बढ़ा दिया जाता है तो उसका दाब घट जाता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। बस को अब देखिए बस को हम जैसे समझ लेते हैं। तो बस में क्या होता है कि एक रुकी हुई बस है, ठीक है। मान लीजिए एक रुकी हुई बस है, एक रुकी हुई यहाँ पे मान लीजिए बस है। यहाँ पर से मान लीजिए कि 2-4 आदमी यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ पे धक्का दे रहा है इसको आगे की ओर करने के लिए। जैसे कभी कभी गाड़ी खराब हो जाती है, स्टार्ट नहीं हो पाते, जिससे क्या होता है इसको धकेलना पड़ता है। तो जब स्टार्टिंग में जब धकेला जाता है तो 1-2 आदमी 3 आदमी रहता है, उससे धकेला नहीं पाता है, क्योंकि क्या होता है कि उसमें वेग जो होता है वो लगभग शून्य होता है, क्योंकि वो तो रुकी हुई ना, तो उसमें वेग कहाँ होगा, उसका वेग होगा जैसे कि यहाँ पर क्या हो वेग बढ़ाने पर, अब उसका वेग तो बिल्कुल रुका हुआ है। अब वेग रुका वो तो उसका प्रेशर घटेगा थोड़ा ना, वो तो उसका प्रेशर और बढ़ जाएगा। अब प्रेशर जहाँ पे बढ़ जाएगा तो आगे की ओर जो इसका प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर दोनों तरफ से लगता है, एक आगे से लगता है और एक क्या लगता है पीछे से, ठीक है। इसीलिए वस्तु को स्थिर बनाए रखती है, ठीक है। तो ये जो आगे की जो फोर्स लग रहा है यहाँ यानी दाब जो पड़ रहा है, प्रेशर जो पड़ रहा है यहाँ पे, तो इसके अनुकूल में ये नहीं काम कर पाता है, ठीक है। जैसे आदमी की जनसंख्या बढ़ा दिया जाता है, मान लीजिए 1 से 2, 2 से 3 4 5 इस तरह से क्या होता है, जब बढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पे देखिए वस्तु का वेग अगर बढ़ा दिया तो उसका जो दाब होता है घटा, जैसे ही आदमी यहाँ पे बढ़ता है तो इधर का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है घट जाता है, और इधर का प्रेशर क्या होता है बढ़ जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि बस आगे की ओर चल पड़ती है। ये तो रुकी हुई बस के बारे में बोले। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है, मान लीजिए कोई वस्तु यानी बस ही मान लेते हैं, मान लीजिए कोई बस जो है वो क्या है, मान लीजिए हल्की सी गति में, मतलब कुछ भी 0 पॉइंट समथिंग या कुछ भी, तो उससे क्या होता है कि अगर 2 आदमी भी धक्का देगा, अगर थोड़ी सी भी गति में 2 या 3 आदमी ही धक्का देगा तो वो अकेले हुए 3-4 आदमी मिलकर ही धक्के के उसको आगे की ओर ले जा सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए वस्तु का वेग बढ़ रहा है यानी उसमें कुछ भी तो वेग था, उसमें हल्का सा भी वेग था, तो दाब धीरे धीरे कम लगेगा, यानी जिस वस्तु का वेग जितना ज़्यादा अधिक रहेगा उसका दाब उतना ही कम रहेगा। तो इसमें तो स्पीड था ही, क्योंकि धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा था तो उसका दाब भी धीरे धीरे घट रहा था, जिसके द्वारा होता है कि कम लोगों के द्वारा ही बस को और तेज़ी से आगे की ओर धकेल सकता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक होता है कलर जो स्प्रे होता है, जो कारों या कुछ भी पेंट उंट करने के लिए जो स्प्रे मारते हैं, इस टाइप का मार दिया पूरा पेंट हो गया, ठीक है। तो वो किस सिद्धांत पे काम करती है, तो बर्नौली के सिद्धांत पे ही काम करती है। वो काम कैसे करती है देखिए यहाँ पे हम समझेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एक, अब तो बहुत स्टैंडर्ड टाइप का हो गया, पहले नॉर्मली आता था, लेकिन जैसे जैसे ज़माना आ गया थोड़ा अपडेट करके स्टाइलिश मॉडल में कर दे, जैसे गन टाइप का कर देता। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, चलिए मान लीजिए ये गन स्प्रे है, गन कलर स्प्रे, जो जिसके माध्यम से क्या होता है, इसे दाबते हैं तो क्या होता है कि इसके नली से, ये नली है, इसके माध्यम से बूंद टाइप की निकलती है और उसको पेंट कर देती है, ठीक है ना।
तो इसमें क्या होता है, देखिए निकलता कैसे बाहर है, इसको हम समझेंगे पहले, ठीक है। ये निकलने का वजन क्या होता है, देखिए जब किसी वस्तु को, यहाँ पे लिखे किसी वस्तु का वेग अगर बढ़ा दिया तो उसका दाब घट जाता है। तो यहाँ पे जो लिक्विड है, यहाँ पर क्या है, लिक्विड है, यानी यहाँ पर क्या है, जो कलर है, रंग है। तो यहाँ का जो दाब होता है, यहाँ से जो दाब होता है यहाँ पे, और यहाँ का जो दाब होता है, वो दोनों इक्वल होता है। तो इक्वल होता है जिसके माध्यम से कोई भी वस्तु स्थिर रहता है। अगर दोनों तरफ का जो बता दें, अगर दोनों तरफ का जो होगा, एक सेकेंड, अगर दोनों तरफ का जो प्रेशर होगा समान होगा तो वो वस्तु एकदम बिल्कुल ही सटीक रहेगी, ऊर्ध्वाधर खड़ी रहेगी, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे आदमी हो या कुछ भी हो, ठीक है। अगर दोनों तरफ का प्रेशर अगर इक्वल रहेगा तो वो एकदम ऊर्ध्वाधर खड़ा रहेगा। अगर एक किसी तरफ का एक तरफ घटेगा तो आगे पीछे ये गिर सकता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे दाबने वाला है ट्रिगर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे दाबते हैं तो इसमें सप्लाई के माध्यम से क्या होता है कि इसमें करंट जाके और ये मशीन चालू होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ से हवा के माध्यम से जब इसे प्रेस करते हैं यानी फोर्स करते हैं तो क्या होता है, वस्तु का वेग, यानी यहाँ पे जो है इसका जो वेग बढ़ा दिए, यानी उस हवा का, यहाँ पे जो हवा था उस हवा का वेग बढ़ा दिए। तो क्या हो गया कि यहाँ पर का जो दाब है, इसके दाब से क्या हो गया, कम गया, यानी दाब को क्या हो जाता है, घट जाता है। अब इसका दाब कम हो गया, इसका दाब ज़्यादा है तो ऊपर की ओर जाइए करेगा। और जब इसको कोई दाबने वाला नहीं है तो ये तो ऊपर जाएगा नहीं। अगर दोनों उस टाइम जब मशीन को नहीं चालू किया गया था तो उस टाइम क्या था कि दोनों का जो प्रेशर था दोनों का इक्वल था, दोनों एक जगह पे स्थिर था। जैसे ही ऊपर का जो प्रेशर क्या हुआ, घट गया, तो घट गया तो ये तो ऊपर जाएगा नहीं। तो जिसके द्वारा क्या होता है, ये ऊपर की ओर देखता है कि घट क्यों गया। जैसे यहाँ पे आती है तो ये हवा के द्वारा ये फुहारे के रूप में यहाँ पे निकल देती है और वस्तु को क्या करती है, पेंट कर देती है। देखिए ये इस तरह से काम किया, यानी यहाँ पे प्रेस जो मार रहा है तो क्या होता है, यहाँ पे इसका जो दाब होता है, इसका जो दाब होता है शुरुआत में स्टार्टिंग में क्या होता है, इक्वल होता है। उसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ से हवा मारा जाता है तो यहाँ पे देखिए वस्तु का वेग बढ़ गया, यानी इसका जो वेग हो गया क्या हो गया, बढ़ गया। तो वेग हो गया तो यहाँ का जो प्रेशर है क्या हो गया, घट गया। और इसका प्रेशर तो पहले से बराबर था तो यहाँ पर घट गया तो इसका बढ़ा हुआ है, ये घट गया, ये तो अपने स्थान पर बराबर है तो ये ऊपर जाके यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे आता है तो हवा के माध्यम से या फुहारे के रूप में वस्तु पे पड़ती है, जिसके द्वारा कोई भी वस्तु पेंट हो जाती है, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसलिए हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि हमें बोलचाल की भाषा में कोई भी अच्छा चीज़ से याद रहता है। इसको याद करेंगे तो कभी कभी भूल जाएंगे, और शुरुआत में जो बताया तो उसको तो बिल्कुल भूल जाएंगे, लेकिन इसका एकदम आसान से ये ध्यान रखिए। दोहरी लाइन तो है कि किसी वस्तु का वेग अगर बढ़ा दिए तो उसका दाब घट जाता है। इतना तो याद रखना है, तो याद रख सकते हैं आप। ऐसे बहुत सारे हैं। और एक देखिए यहाँ पे लेते हैं, तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मकान का जो छत होता है उड़ जाता है, मकान का छत उड़ना, छत का उड़ जाना। अब ये उड़ क्यों जाती है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही वैल्यूएबल, क्योंकि हम लोग जब से पढ़ने के लिए स्टार्ट किए हैं फिजिक्स के बारे में, तो उसमें हम जब भी आता है एग्जांपल तो यही बताता है कि मकान का जो छत होता है वो उड़ जाता है। आंधी तूफान आया तो उड़ जाता है। उड़ क्यों जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे उड़ जाता है। मान लीजिए यहाँ पे एक घर बना है, यहाँ पे चलिए मान लीजिए इसका छत है, जो कि क्या बना है, टीन का छत मान लेते हैं, ठीक है, टीन का छत। अब ये होता है, अब वर्क ये कैसे करता है, देखिए इसको हमेशा आप गौर करके रखिएगा। जैसे कि आंधी तूफान आता है तो मान लीजिए यहाँ से ये हवा चल रही है बहुत तेजी माध्यम से, ये क्या चल रही है, हवा चल रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर का प्रेशर, प्रेशर 1 आई प्रेशर 2, दोनों का प्रेशर इक्वल है, जिसके द्वारा क्या होता है ये यहाँ पे स्थिर है। पहले भी बता दिए थे कि दोनों तरफ के होता है, इधर भी होता है प्रेशर, इधर से प्रेशर दे रहा है, इधर से प्रेशर दे रहा है, और दोनों तरफ से जो प्रेशर रहता है इक्वल रहता है, जिसके द्वारा कोई भी वस्तु स्थिर ऊर्ध्वाधर खड़ी रहती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से क्या हुआ, इसका हवा का जो क्या कर रहे हैं, हवा का वेग बढ़ा दिए, क्योंकि आंधी तूफान आता है उसका हवा का वेग एकदम निश्चित है कि बढ़ जाएगा।
जैसी हवा का वेग बढ़ता है तो क्या होता है कि यहाँ पर का जो दाब होता है, देखिए यहाँ पे वस्तु का वेग बढ़ा दिया जाए तो दाब घट जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे हवा का जो वेग बढ़ता है तो इसके यहाँ पर जो प्रेशर 2 है ये क्या होता है, नीचे यानी घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। आइए तो भैया अपना इस जगह पे स्थिर है। और जब ये घट गई तो ये तो घटेगी थोड़ा ना, ये तो ऊपर की ओर जावे करेगी, क्योंकि दाम को दाबिएगा ना तो बाहर निकल ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर से दाब ये घट गया और यहाँ पर दाब नियत था, ये थोड़ा ना घटेगा। और जैसे यहाँ पर से दाब हटा तो ये ऊपर की ओर ढकेलेगा, और ऊपर जैसे ही ढकेल के हल्का सा ऊपर जाएगी तो हवा के साथ ये उड़ जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे, फिर से समझा देते हैं। यानी हवा का वेग जो बढ़ा देने पर ही, हवा का वेग बढ़ा देने पर क्या होता है, उसका जो प्रेशर यहाँ पे लिखे P2 लिखे हैं, P1 लिखे हैं, तो P2 का जो वैल्यू होता है क्या होता है, घट जाता है। और P1 का बराबर रहता है पहले इतना, तो ये क्या करता है, ऊपर की ओर उसको उठा देती है। और उठाने के बाद क्या होती है, हवा के माध्यम से उड़ जाती है। ठीक है, तो ये मकान का जो टीन का जो छत होता है उड़ जाने का कारण क्या है, बर्नौली प्रमेय। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए आप लोग तो ट्रेन देखे होंगे। ठीक है, मान लिया जाए ट्रेन। ठीक है, मान लीजिए एक ये ट्रेन है। ठीक है, या ये अपने स्पीड में गति कर रही है। ठीक है, इधर से इधर की ओर आ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें ये बताया जाता है कि कोई भी अगर ट्रेन आती है तो कृपया प्लेटफॉर्म के नज़दीक में ज़्यादा पास नहीं रहे, थोड़ा दूरी बना के रहे, नहीं तो वह क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अधिकांश आदमी ये सोचते हैं कि जो ट्रेन का जो होता है हवा उसके द्वारा खींच लेता है। वो कैसे खींचेगा, वो तो क्या कर रहा है, वो तो हवा लेके आ, वो तो ढकेल देगा उल्टा। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि गति से आ रहे तो हवा के साथ लेके आ रहे गति बना के, तो क्या करता है कि वेग इसका जो हवा के साथ जो इसके साथ जो हवा आ रहा है, हवा का वेग क्या कर देता है, हवा का वेग को बढ़ा देता है। तो हम पहले बता देते, जो दाब लगता है प्रेशर दोनों साइड से लगता है, इधर से भी लगता है इधर से भी लगता है। अब ये तो स्पीड में आ रहा था, इसका हवा का जो वेग होता है अपने साथ में जो हवा लेके आती है उसका वेग क्या करती है, बढ़ा देती है। अब वेग बढ़ा देती थी तो यहाँ पर क्या होता है, दाब घट गया। तो हमारे इस टाइप का जो होता है, इधर का जो होता है क्या होता है, उसका दाब घट जाता है। और दाब घट जाता है, और पीछे जो हमारे होते हैं यानी इस साइड जो होते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कोई आदमी खड़ा। ठीक है, यहाँ पर समझिए एक कोई आदमी खड़ा है, तो हवा का वेग यहाँ पे इसको जब इसके शरीर पे पड़ा, ठीक है, तो इसका हवा का वेग बढ़ जाने से क्या होता है, इधर ये साइड का यानी अगले सिरे का जो होता है इसका जो होता है दाब घट जाता है। और दाब घट जाता है, और पीछे वाला दाब जो वो तो नियत रहती है, और नियत रहती है जिसके कारण क्या होता है, ये तो यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब यहाँ से दाब देती है, आगे की ओर गिर जाएगा, निश्चित है कि आगे की ओर गिर जाता है। इसीलिए ट्रेनों में ये दुर्घटना हमेशा होती रहती है। हम वो जो ट्रेन का जो होता है, ट्रेन का जो होता है क्या होता है, हवा का वेग उसके द्वारा नहीं हम लोग कुछ होते, वो क्या करता है, हमारी जो होती है प्रेशर जो होती है दाब को क्या करती है, घटा देती है। और पीछे का जो दाब होती है वो हमको धक्का दे के आगे की ओर गिरा देती है, जिसके कारण क्या होती है, दुर्घटना हो जाती है, किसी की मौत हो जाती है। तो ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बर्नौली प्रमेय के बारे में, तो हम इतना एग्जाम्पल लेके पढ़ें ताकि हम ऐसे आसानी से समझ सकें। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ इसमें त्रुटियाँ, अगर आपको गलतियाँ, कुछ खामियाँ नज़र आई होगी तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। ठीक है, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, और जहाँ तक हो सके अपने मित्रों, फ्रेंड जो भी हो उनको ये शेयर करें। धन्यवाद।